यूपी बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए सॉल्व करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का मॉडल पेपर एसएसटी क्लास 10 का। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी काम करेगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। ये एक मॉडल पेपर है, कोड इसका बी है। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर की फाइल या प्रोजेक्ट बनता है। इसके बाद यहाँ पर देखो सामान्य निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 सेक्शन ए और बी में विभाजित है। 2 खंड हैं इसके। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपको OMR शीट पर करने हैं। OMR शीट पर आपको गोला, नीला या काला करना होता है, वो करना है। खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2, और मानचित्र के संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। एसएसटी क्लास 10 का ये पेपर, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। इससे पहले आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो बच्चों, कमेंट में ज़रूर लिखो। तो चलो सॉल्व करते हैं सबसे पहले OMR वाले प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। ये बी वाला ऑप्शन या खा वाला विकल्प भी कह सकते हैं, सही है, हाईलाइट भी किया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, इटली में। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। सी वाला या गा वाला ऑप्शन सही है। OMR में देखिए, OMR शीट में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 गोले ABCD करके दिए होंगे या फिर 1 2 3 4 करके दिए होंगे। इसी हिसाब से आप अपना विकल्प सेलेक्ट करके, अब जैसे का है तो ए में भरेंगे, खा है सही तो बी में भरेंगे, गा सही है तो सी में, और घा सही है तो डी वाला गोला काला या नीला बाल पॉइंट पेन से भरा जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी लौटे थे 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। डी वाला ऑप्शन सही है। आर्थिक महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। आर्थिक महामंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आप कमेंट में बताना कि झरिया किस राज्य में है। झरिया जगह है, देखिए झरिया जो है वो एक जगह का नाम है। ये भारत के किस राज्य में, बिहार में है, झारखंड में है, या उड़ीसा में है, या किस प्रदेश में भारत के है, ये कमेंट में ज़रूर लिखना। अब देखो अगला प्रश्न है हमारे पास, अजैवीय संसाधन क्या है। तो पशु तो जीवित होते हैं, पौधे भी जीवित होते हैं, मछलियाँ भी जीवित होती हैं, चट्टानें अजीवित होती हैं, तो ये अजैवीय संसाधन हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, उचित मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो ये तांबा है। देखिए अभ्रक अधातु है, पोटेशियम या पोटाश भी अधातु है, संगमरमर भी अधातु है, धातु नहीं है। धात्विक खनिज तांबा है। इसके बाद भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आरंभ किया था। इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कमेंट में आप लिखो सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो बच्चों। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं भारत में। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, या भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं। इसके बाद बात करें, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित होता है। जिसका जन्म जिस सामाजिक स्तर में होता है वह उसी सामाजिक स्तर का प्राणी बन जाता है, उसी सामाजिक स्तर का मनुष्य बनता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में जनगणना कितने साल बाद होती है। तो भारत में जनगणना का मतलब है
कि हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी गिनती की जाती है, उनकी संपत्ति की गिनती की जाती है, उनके घरों में क्या क्या सामान। लेकिन जनगणना का मतलब जनों की गणना, यानी लोगों की गणना कि भारत में कितने लोग रहते हैं, तो वो और भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जनगणना का मतलब ये है कि लोगों को गिनना। तो 2011 में जनगणना हुई थी। जनरली 10 साल के बाद जनगणना कराई जाती है, तो 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो ये तो विकासशील देश है। भारत भी विकासशील है, बांग्लादेश भी विकासशील, लेकिन फ्रांस जो है वो विकसित देशों में आता है, तो ये विकसित देश है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब जीडीपी जो है, ठीक है, वो किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर व्यक्ति पर आय जो पड़ती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आय का मतलब इनकम यानी कमाई, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस राज्य की है आपको बताना है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय? इसका उत्तर नहीं मिला है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? यह इस प्रश्न को इस तरह से होना चाहिए कि कृषि किस क्षेत्रक में आता है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, ठीक है। कुछ क्षेत्रक होते हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग कार्य अलग अलग क्षेत्रकों में आते हैं। भारत में जीविका का प्रमुख साधन क्या है? मतलब भारत में रोजी रोटी का यानी कमाई का प्रमुख साधन क्या माना जाता है, प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? तो खेती पाती यानी कृषि माना जाता है। लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जिनेवा में। कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। अब वर्णनात्मक प्रश्न आ गए हैं खंड बा। अब यहाँ तक तो ये आपको OMR पर करना था, लेकिन यहाँ से आपको एक जो कॉपी मिलेगी उसमें इसके उत्तर लिखना है, ठीक है। तो खंड बा में बच्चों आपको लिखने वाले प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 वाले सेक्शन में। एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 के हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगातार मिलते रहते हैं। तो तुरंत से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो वर्णनात्मक में देखो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वर्णनात्मक 1 में, ये कॉपी पर लिखे जाएंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों फ्रांस की क्रांति जो हमारे SST के चैप्टर 1 में है फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में हमें 4 नंबर में पूछा गया। अगर नहीं आता है तो एक आपको विकल्प है जलियांवाला बाग कांड पर आप लिख सकते हैं, कोई एक करना, या तो फिर ये या फिर जलियांवाला बाग या फिर फ्रांस की क्रांति वाला। इसके बाद खादर और बांगर क्या होता है इसको समझाना, ये 4 नंबर का। नहीं आता है तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखो। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। लोकतंत्र की मुख्य विषय, भाई ये क्वेश्चन तो आपको याद करके जाना ही जाना है। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं कम से कम आपको याद करनी है। 100% ये आता ही आता है, हाफ ईयरली में भी, ईयरली में भी और बोर्ड में भी। अथवा में एक विकल्प है हमारे पास कि भाषीय आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया था, संक्षेप में बताइए। इसके बाद आर्थिक विकास से क्या समझते हो? नहीं आता है ये वाला, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। कोपरा COPRA 1986 ISO, ठीक, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब वर्णनात्मक सेकंड जो है ये लगभग, जो वर्णनात्मक फर्स्ट में था उसमें 80 शब्दों में आपको उत्तर देना था, लेकिन वर्णनात्मक 2 में आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए। नहीं आता ये वाला, तो भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखो। कोई एक करना है, इसमें से या फिर इसमें से। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करो। 6 नंबर का प्रश्न है, 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखा जाएगा। नहीं आता तो जल प्रदूषण क्या है, इसे दूर करने के उपाय आपको बताने हैं। इसके बाद संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नहीं आता संघवाद वाला, तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों नुकसानदेह है, क्यों घातक है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है? भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए। इसमें और इसमें में से एक प्रश्न हल करना है। तो ये पूरा पेपर था। इसके बाद मानचित्र मिलेगा, एक इंडिया का मानचित्र, उसमें आपको क्या दिखाना है, जहाँ ताजमहल स्थित है तो आगरा में है। यूपी में आप निशान बनाएंगे जो भी चिन्ह बताया जाए। राजस्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो पंजाब में जलियांवाला बाग में ये कांड हुआ था। राजस्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो डांडी गुजरात नामक स्थान में। राजस्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर गुजरात में। राजस्थान जहाँ कुतुब मीनार है तो दिल्ली में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी, आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह से दर्शाना है।
लखनऊ है, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह से बताना हीराकुंड बांध, इस चिन्ह से जल झील, इस चिन्ह से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इस चिन्ह से। तो मानचित्र पर बना देना, इसके भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मानचित्र भरने के लिए एक वीडियो मैं आपको जल्द ही लाने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहना बच्चों। तो ये पूरा पेपर था हाफ ईयरली में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोड अगर मिलता है तो कभी कभी ये पूरा सेम पेपर भी आपका आ सकता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर था, लेकिन बाकी बोर्ड जैसे उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और हरियाणा बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन्हें सॉल्व करके ज़रूर जाना अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है, इसी तरह से आता है, बिल्कुल सेम आएगा ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन इसी तरह से आता है और इससे आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर आ रहे हैं क्लास 10th के, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। 9th, 11th, 12th के भी आ रहे हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखना और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।